चलिए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है कि कोई एन लिमिटेड करके, ठीक है, कोई कंपनी है और उन्होंने परचेज़ करी है कमर्शियल ऑफिस स्पेस फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या परचेज़ करा है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस परचेज़ करा है। ठीक है, तो एक कमर्शियल ऑफिस पे स्पेस परचेज़ करा है और एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि इनका इरादा होगा या तो रेंटल इनकम कमाने का या फिर एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए उसे अपने पास रखने का। ठीक है, ये दो ही पर्पस हो सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दो ही आपके पास में रीज़न होंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लियरली कह रहा है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ही आपको पता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम या तो रेंटल इनकम के लिए रखते हैं या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो ये वाली कंपनी का भी कोई ऐसा ही इरादा होगा, इसलिए वो खुद कह रही है कि एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये कमर्शियल ऑफिस स्पेस को वो परचेज कर रही है। ठीक है, कहता है कि ये जो ऑफिस है, वो ऑफिस स्पेस है, उसे कितने में परचेज करा है, कहते हैं ₹5 करोड़। ठीक है जी, तो 5 करोड़ में ये स्पेस को उन्होंने परचेज कर लिया। कहता है हाउएवर फॉर द परचेजिंग द सेम, इसे परचेज करने के लिए कंपनी हैड टू ऑब्टेन मेंबरशिप, कंपनी को मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि ये जो स्पेस आपने परचेज करा 5 करोड़ का, इसके लिए मेंबरशिप भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि मेंबरशिप इन्होंने लिया है, कितना लिया है, कहता है कि खर्चा किया है 6,25,000 और ये वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है, मतलब कि एक बार ही पेमेंट करना है, हर बार नहीं है। ठीक है, तो एक वन टाइम आपको ज्वाइनिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये आपने स्पेस परचेज़ करा है, साथ ही साथ ये मेंबरशिप भी आपको लेना ही पड़ेगा। 6,25,000 का इसका खर्चा है, वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है। कहते हैं कि ये जो कंपनी है, ये चाहती है कि ये जो वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है, जो इन्होंने पे करी, वो एज ए एक्सपेंस जो है उसे कंसिडर करें। तो एज ए एक्सपेंस कंसिडर करना चाहती है ये कंपनी। आपको कहा गया है कि आप एडवाइज़ करिए कि ये क्या कंपनी का कहना सही है, मतलब कि ये जो 6,25,000 का जो ये वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी जो कंपनी एज अ मेंबरशिप पे कर रही है, क्या उसे पीएनएल में डालना होगा। ठीक है, एक्सपेंस चार्ज करना है, मतलब कि क्या करना चाहती है कंपनी, पीएनएल में डालना चाहती है। तो कहते हैं कि क्या आपका कहना है। ठीक है, तो कहता है कमेंट करिए वेदर योर आंसर विल बी चेंज इफ द ऑफिस स्पेस वाज परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो नॉर्मल डिस्कशन करते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। कहते हैं कि सर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, और आपको मैंने इलस्ट्रेशन 1 में ही बता दिया कि इंडेक्स 40 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी जब वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होगा या तो बिल्डिंग या तो लैंड या फिर दोनों। इसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि इंडेक्स 40 का ये कहना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं और इसके लिए अगर कोई ऐसी कॉस्ट लग रही है जो उसकी लाइफ को इंक्रीज कर रही है या फिर उसके लिए कंपलसरी है, ठीक है, उस कॉस्ट को आप जो है प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ही इंक्लूड करेंगे। ये इंडेक्स 40 का कहना है। ठीक है, तो इंडेक्स 40 का कहना ये है कि अगर कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, जैसे कि यहाँ पे कितना है सर, 5 लाख रुपीज़। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है 5 लाख रुपीज़, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 करोड़ सॉरी, तो 5 करोड़ के आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो वो तो उसकी कॉस्ट है ही है। अगर हम इस ऑफिस स्पेस की कॉस्ट निकालना चाहे, ऑफिस स्पेस अगर कॉस्ट निकालना चाहे तो 5 करोड़ में आपने परचेज करी है, तो वो तो उसकी कॉस्ट है ही है। ₹5 करोड़ तो उसकी कॉस्ट है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है और उसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन कहना ये चाहता है कि ये 5 करोड़ की आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी, क्या इसके लिए कोई कंपलसरी कॉस्ट ऐसी लगी है। अगर लगी है तो वो कॉस्ट भी आप इसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। तो कहता है कि इसके लिए मेंबरशिप फीस हमें कंपलसरी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली ये जो हमने ऑफिस स्पेस परचेज करा है उसके लिए मेंबरशिप आपको लेना ज़रूरी बनता था, इसलिए आपने 6,25,000 की आपने मेंबरशिप भी परचेज करी है। ठीक है, और जो आपको पेमेंट करना पड़ा।
तो वो भी इसी के अंदर आपके पास में क्या होगा सर, इसी के अंदर इंक्लूड होगा, मतलब कि इसे भी आप एज अ कॉस्ट ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मेन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही ये कॉस्ट को आप इंक्लूड करेंगे 6,25,000, 6,25,000। तो 5 करोड़ एंड 6,25,000 दोनों को इंक्लूड करेंगे और ये ऑफिस स्पेस की कॉस्ट मानी जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपनी का कहना था कि एज अ एक्सपेंस हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एज अ एक्सपेंस नहीं, बिकॉज आपका ये जो कॉस्ट लगा है वो एक प्रॉपर्टी की कंपलसरी कॉस्ट है, जिसे आप प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए वो चीज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं। कहते हैं कि इंडेस 40 जो कि प्रॉपर्टी आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर कहा गया कि कॉस्ट ऑफ जो परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइज इट्स परचेज प्राइस तो लेना ही लेना है। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि 5 करोड़ को तो लेना ही लेना है, वो तो लेना ही लेना है, वो तो उसकी कॉस्ट है ही, उसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन कहना ये है कि आपके पास में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसा कोई एक्सपेंस है जिसकी वजह से वो कंपलसरी कॉस्ट है, या फिर उसकी वजह से प्रॉपर्टी की लाइफ और इंक्रीज हो रही है, तो वो भी आप इसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो परचेज कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर परचेज प्राइस तो इंक्लूड होनी होनी है। कहता है एंड एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि अगर कोई ऐसा डायरेक्टली एट्रिब्यूएबल एक्सपेंस करा है आपने, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि कोई प्रोफेशनल फीस आपने पे करी है, फॉर एग्जांपल लीगल सर्विस हो गया, कोई टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, कोई कॉस्ट वगैरह हो गया, अदर कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रहे वर्ड यहाँ पे है डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कि इसी कॉस्ट के लिए आपने डायरेक्टली पे करा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंबरशिप एक्सपेंस हो गया, जो कि प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको परचेज करना ज़रूरी था, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। ठीक है, तो वो आप जो है क्या करेंगे सर, कॉस्ट के साथ ही ऐड करेंगे, कॉस्ट के साथ ही ऐड करेंगे बेसिकली। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहता है कि जो अकॉर्डिंगली ऑन द इनिशियल आपके पास में स्टेज रिकग्निशन, कहता है कि वन टाइम फ़ी जो आपने पे करी 6,25,000 की, उसे आप परचेज प्राइस में ही आप कंसिडर करेंगे। और देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी है शुड बी मेजर 5,06,25,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कमर्शियल ऑफिस और प्लस वन टाइम फीस, ये आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो कंपनी का जो ये कहना था कि सर हम जो है ये 6,25,000 को पीएनएल में डाल देते, वो कहता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आपको इसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रॉपर्टी है, कॉस्ट है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि कमेंट आपको एक और चीज़ करनी है। क्या कमेंट करना है? कहते हैं कि आपको एक और चीज़ कमेंट करनी है, अगर, कहता है वेदर, अगर योर आंसर विल बी चेंज, अगर आपका आंसर चेंज होगा, अगर कहते हैं कि ऑफिस स्पेस जो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो इंटेंशन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का था। ठीक है, वो तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा नेचर है वो पहले ही बता रखा था, देखिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही हमारा नेचर है, जिसकी वजह से इंड एस 40 लग गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लियरली बता रखा है, इसलिए हमने क्या कहा कि सर इंड एस 40 अप्लाई हो जाएगा, इंड एस 40 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40 अप्लाई हो जाएगा। और इंड एस 40 के हिसाब से हमने कह दिया कि जो भी कॉस्ट है उसके लिए अगर आपने कोई कंपलसरी एक्सपेंस वगैरह किया है, जो कि डायरेक्टली कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है आपके पास में, तो उसे भी क्या करेंगे सर, उसी कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने 5 करोड़ में 6,25,000 ऐड कर दिया, और कह दिया कि इंड एस 40 के हिसाब से जो कि आपके पास में ये जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, तो कहता है कि 5 करोड़ प्लस 6,25,000। लेकिन अब तो यहाँ पे ये कहता है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर हम ये कह दें कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, हमने तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परचेज करा है, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, ये ऑफिस स्पेस को परचेज करा है, और हमारा पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। तो ध्यान रहे, या तो प्रॉपर्टी परचेज करने का आपका इंटेंशन हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि अपना पीपी, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज अ। तो कहते हैं कि दो ही रीज़न हो सकते हैं,
अब कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था तो आपने इंड एस 40 के हिसाब से आंसर दे दिया। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा वो ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया, कहता है कि हमारा जो रीज़न है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता, तो आपका आंसर क्या होता? तो आंसर हमारा अब इंड एस 16 के हिसाब से चलेगा, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब इंड एस 40 नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब है ही नहीं। अब ये क्या बन गई सर? पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले तो यही चीज़ बताएंगे कि सर अब हमारा इंड एस चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका जो पर्पज़ है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंड एस 16 एप्लीकेबल हो जाएगा, इंड एस 40 एप्लीकेबल नहीं होगा। कहते हैं कि इसके हिसाब से आप कॉस्ट क्या कंसिडर करेंगे? कॉस्ट तो वही रहेगी जो अभी अभी इंड एस 40 के हिसाब से निकाली, क्योंकि इंड एस 40 और इंड एस 16 का जो तरीका है कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने का वो दोनों का सेम ही है। इंड एस 16 भी यही कहता है कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करी तो उसकी जो परचेज प्राइस है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई कॉस्ट लगी है तो उसे भी उसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 16 और 40 दोनों में कोई रिकग्निशन में फ़र्क नहीं है, बस इंड एस का हेडिंग बदल जाएगा अगर आपका पर्पज़ बदल जाता है तो। ठीक है, अगर आपका पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इंड एस 40, अगर आपका पर्पज़ है सेल्फ आपके पास में बिजनेस यूज़ तो आपके पास में इंड एस 16। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी होगी, कहता है इंड एस 16 अप्लाई होगा। और साथ ही साथ ध्यान रहे इंड एस 16 के हिसाब से भी वही चीज़ है कि अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट आपने जो इनकर करी है परचेज प्राइस के साथ साथ, तो परचेज प्राइस में वो चीज़ भी एडेड ही रहेगी, 5,06,25,000 इसकी कॉस्ट मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 था जो हमारे पास में कंप्लीट हो गया। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेंगे हम।